जो हमें लेना ज़रूरी है बनाना में, अगर बनाना को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, उत्पादन ज़्यादा लेना है, तो पानी प्रबंधन अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत बड़ा विषय है। एकदम सरल है, सहज है, बट समझना ज़रूरी है कि हम पानी कैसे मैनेज करें। अगर पानी हमारा मैनेज नहीं हो रहा है केले में, तो उत्पादन 3 गुना का फ़र्क आ जाता है। अब 15 से 18 टन 1 एकड़ में ले सकते हैं, या आप 40 से 50 टन भी 1 एकड़ में ले सकते हैं, पानी प्रबंधन अगर सही है। इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा वाटर मैनेजमेंट से केले की खेती में और पपाया की खेती में भी। केले में पानी प्रबंधन का एक छोटा सा सूत्र है, एक पौधा 1 दिन का उसके जितने पत्ते की उम्र है उतना लीटर पानी पिएगा 24 घंटे के अंदर। ये कैलकुलेशन को हमें एडिट करना पड़ेगा कि हमारे खेत में कितने उम्र का पौधा है, कितने पत्ते उसके आ चुके हैं, तो कितना लीटर पानी देना है। उसका सिंपल एक साइंस चलता है, नहीं आ रहा मार्कर। ये पौधे की अगर मैं बात करूं जिसमें फल आ गया है, इस पौधे की अगर बात करूं तो ये 50 पत्ते की उम्र का पौधा है। इसके आटे उल्टे हैं, हाँ, ये 50 पत्ते की उम्र का पौधा है। जब हम पौधा लगाते हैं उस दिन 15 पत्ते का पौधा रहता है। केले की पूरी उम्र 50 पत्ते की है, फ्लावरिंग आने के बाद नया पत्ता आता नहीं। और जब हम नर्सरी या लेब से पौधा लेते हैं तो 10 से 11 पत्ते वो लेब में खर्च हो चुके होते हैं, उनकी साइकिल के ऊपर खर्च हो जाते हैं। 4 पत्ते 5 पत्ते वाला पौधा हमें मिलता है जो हम खेत में लगाते हैं। दिखने पे हमें 4 से 5 पत्ते हैं, बट वो 15 से 16 पत्ते की उम्र का पौधा रहता है। मतलब हम जो छोटा पौधा लगा रहे हैं, अगर 32 डिग्री टेम्परेचर है और उसकी जड़ें चालू हो गई तो वो 10 से 15 लीटर पानी पिएगा। वो पिएगा, आसपास की मिट्टी पिएगी, इवोप्रेशर होगा और नीचे लीज होगा। ये कैलकुलेशन मैं बतला रहा हूँ सारे कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख करके। अभी ये उम्र इसकी 50 पत्ते की है, मतलब इस पौधे को 50 लीटर पानी पर डे का चाहिए, प्रतिदिन का 50 लीटर पानी चाहिए। यहाँ पर जो भी पौधा जितना बड़ा भी है, अब हमारे पास ये पौधे जो लगे हुए हैं तो हमने ड्रिप डाल के रखी है। पानी का कैलकुलेशन करेंगे कैसे? ये ड्रिप में हमारे पास 1.25 फीट पे ड्रिपर है या 1 फीट पे ड्रिपर है और मैक्सिमम 1.5 फीट पे ड्रिपर है। सबके पास ड्रिप डला हुआ है ना, तो पानी का कैलकुलेशन करें कैसे जिससे हमारा प्लांट एकदम हेल्दी है। तो केले में सिंपल सी लाइन है, ताज़ा पानी रोज का, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हम उसके नीचे जहाँ ड्रिप है वहाँ का वातावरण ऐसा रखें कि जो ड्रिप का हमने पानी दिया, आज जो हमने पानी दिया वो निकल जाए, कल हम पानी देंगे वो वापस उस जगह से फिर निकल जाए, परसों हम पानी देंगे फिर वहाँ डबरी ना रहे। आज हमने पानी दिया तो कल डबरी ना बने, वरना हमें एक दिन छोड़ के देना पड़ेगा। तो एक दिन छोड़ के देंगे तो उत्पादन कम आएगा। केले में पानी रोज देना है, डेली देना है। तो पानी इतना ही दें, उसके आसपास की नाली को इतना बनाएं कि हमने जो पानी दिया वो लीच हो गया। अगर पानी ऊपर रह रहा है तो हमारी नाली गहरी बनाओ, जो 10 फीट पे मैंने बोला नाली बनाने का, उसको गहरा बनाओ। जो हम पानी दे रहे हैं वो उम्र के हिसाब से देना है। 30 डिग्री टेम्परेचर पे 1 पत्ते का 1 लीटर पानी 1 दिन का एक पौधे के लिए है, 30 डिग्री टेम्परेचर पे। अब अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे फरवरी में अभी टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री काउंटिंग में आएगा और हमारा पौधा उदाहरण के लिए 5 महीने का है और सही पौधा चल रहा है, तो एक दिन में 5 पत्ते दे, एक महीने में 5 पत्ते देता है, तो 5 महीने में 25 पत्ते तो पौधे की उम्र हो गई, 15 पत्ते नर्सरी के, तो टोटल पत्ते की उम्र कितनी हुई? 40। तो 5 महीने का जो पौधा है 30 डिग्री टेम्परेचर पे, उसको 40 लीटर पानी पर डे चाहिए। छोटा सा कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन में अगर हमारे पास पौधे से पौधा 7 फीट पे है
1.25 फीट पे डीपर है और 2 लीटर का डिस्चार्ज है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा आप लोगों के पास, है ना? 2 लीटर डिस्चार्ज, 1.25 फीट पे ड्रिपर, तो 7 फीट पे एक पौधे से दूसरा पौधा 7 फीट पे जब है तो उसमें ड्रिपर की संख्या कितनी आएगी? 5। पौधा जस्ट पास में एक ड्रिपर, 2 3 4 5, फिर पौधा, फिर एक ड्रिपर, फिर 2 3 4 5, तो एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में 5 ड्रिपर है। तो ड्रिपर कैसे काउंट होंगे? जो पौधा है उस पौधे से पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, ये 5 ड्रिपर इस पौधे के काउंटिंग में आएंगे। इस पौधे के 1 2 3 1 2, ये 5 ड्रिपर इस पौधे के काउंटिंग में आएंगे। अगले 5 ड्रिपर दूसरे पौधे के काउंट में आएंगे। ये पौधा आ गया यहाँ पर 3 4 5। अब आपने जब पानी चलाया तो कितना चलाना पड़ेगा? ये पौधा 5 महीने का है, 25 पत्ते की उम्र है, 15 पत्ते नर्सरी के हैं, 40 पत्ते की उम्र, 30 डिग्री टेम्परेचर, फरवरी का महीना, तो 40 लीटर पानी इसको रोज का देना है। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन? अभी 40 लीटर देना है, मतलब ड्रिप आपकी कितने घंटे चलेगी? 1 2 3 4 5 ड्रिपर, 1 घंटा चलाएंगे तो 10 लीटर गुणित 4, 40 लीटर पानी। सही कैलकुलेशन है। अभी यहां पर अगर हमारा 4 लीटर डिस्चार्ज का ड्रिपर है तो पानी आधा हो जाएगा। तो 4 लीटर ड्रिपर जिसका है, 1.25 फीट पे ड्रिपर है, 7 फीट पे पौधे से पौधा है, तो फरवरी के महीने में 25 पत्ते की अगर उम्र है तो 2 घंटा पर डे पानी चाहिए। इससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं। बीच की जगह क्रैक रहेगी, उसमें हवा आने दो, क्रैकिंग रहने दो। ये पानी केवल जड़ों की कक्षा में, पौधा तत्काल आज का उठा ले, कल नया पानी देंगे। अब यहीं पर कैलकुलेशन चेंज होगा जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर यही 25 पत्ते की अवस्था, यही 25 पत्ते की अवस्था मई में है, जहां 40 डिग्री टेम्परेचर है, उदाहरण बता रहा हूं मैं, तो 30 डिग्री टेम्परेचर पे एक पत्ते का 1 लीटर पानी, 40 डिग्री टेम्परेचर, तो जितना प्रतिशत बढ़ गया उतना प्रतिशत पानी बढ़ाना है। अभी 30 डिग्री से 40 डिग्री बढ़ने में 30% पानी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा ना, तो 30% हमें पानी बढ़ाना है। 1 लीटर था तो 1 लीटर 300 ml करना है प्रति पत्ता। 1 लीटर 300 ml, 1 लीटर की बजाय 1 लीटर 300 ml। अभी 40 पत्तों पर 1300 ml पर पत्ते का पानी, हाँ 52 लीटर हमें अप्रैल में 5 महीने के पौधे को पानी देना है प्रतिदिन पर प्लांट। अब 52 लीटर पानी देना है तो 52 लीटर पानी कैसे काउंट होगा? 1 घंटे में 10 लीटर, 5 घंटे में 50 लीटर, 5.25 घंटे लीटर पानी देना है। वही पौधा फरवरी में है तो 4 घंटे पानी देना है, 2 लीटर डिस्चार्ज है 1.25 फीट पे। तो वही पौधा 25 पत्ते की उम्र का अगर मई में है तो 5.25 घंटे पानी देना है। अभी यही पौधा अगर जनवरी में है तो क्या करना पड़ेगा? जनवरी में ठंड है, टेम्परेचर कम है, उतना रिवर्स करना है। ये जैसे 30 की बजाय 20 डिग्री टेम्परेचर है तो फिर ये 30% कम हो गया, तो 1 लीटर की बजाय हमें 700 ml पानी देना है। पौधे की उम्र वही है, महीना बदल गया है। अगर किसी के खेत में 25 पत्ते की उम्र का पौधा दिसंबर में आ रहा है तो 40 लीटर पानी उसको नहीं जाएगा। दिसंबर रात में ठंडी है, दिन में भी उतना टेम्परेचर नहीं है, जनवरी तो पूरा ठंडा है, तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तो और शायद 20 डिग्री के भी अंदर जाएगा, 15 डिग्री रहेगा, तो और थोड़ा पानी कम होगा, 600 ml पर डे का पानी होगा। पानी बंद नहीं करना है ठंड में, वरना पौधा खराब होगा। ये भी बड़ा द्वंद्व है। हम जब ठंड में पानी देते हैं तो हमें लगता है पानी उड़ा ही नहीं, अभी दिख रहा है। वो बासी पानी, ठंडा पानी रहेगा तो पौधे को खराब करेगा, पत्ते खराब होंगे। तो 700 ml पानी देंगे तो 7 चौक 28, कितना लीटर पानी हुआ? 28 से 30 लीटर पानी हुआ पर डे इस प्लांट को। मतलब यही ड्रिप हम कितना चलाएंगे? 3 घंटा।
पौने 3 घंटा। पानी का कैलकुलेशन समझ में आया? अगर डबल ड्रिप हो तो फिर तो ड्रिपर गिनना है। डबल ड्रिप है तो ड्रिपर गिनना है, सिंगल ड्रिप है तो ड्रिपर गिनना है। ड्रिपर कितनी दूरी पर है और उसका डिस्चार्ज क्या है। अभी यहीं पर 2 लीटर डिस्चार्ज 1.25 फीट पे ड्रिप है और यहीं 2 ड्रिप आ गई, तो हम जो 4 घंटे चला रहे थे उसको 2 घंटे चलाना है। कैलकुलेशन सीधा का सीधा ड्रिपर पे है, काउंटिंग ड्रिपर पे है। बहुत सिंपल सा पानी प्रबंधन का सूत्र है। फल आने के बाद 50 लीटर पानी लगेगा पर डे प्रति प्लांट को, क्योंकि फल आने के बाद 50 पत्ते आ चुके हैं। यहीं पर आपने बच्चा रख लिया, 5 महीने के बाद नया बच्चा रख लिया, तो उसका 15 से 20% पानी बढ़ाना पड़ेगा। आपने इसी के साथ में नया बच्चा रख लिया तो ऑलरेडी बच्चे के भी पत्ते आ गए, तो आपका 20% पानी बढ़ाया, तो मोटा मोटा अगर इसको 50 लीटर पानी दे रहे हो तो 10 लीटर पानी बच्चे का। अब क्या कैलकुलेशन आया? प्रति भिर्रा 60 लीटर पानी पर डे का, बच्चे का और पापा का दोनों का मिल करके। तो आपके 1 एकड़ में 1000 पौधे हैं अगर 5x9 पे, तो बाहर से बड़ा बड़ा हो रहा क्या निकल के आया? 60,000 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति एकड़। कम से कम इतना हमारे पास होना चाहिए तो हम केले की खेती अच्छे से कर सकते हैं। अब ये 60,000 लीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे जोड़ने में आता है बहुत ज़्यादा। अगर आपका 40 फीट का गहरा कुआं है, 40 फीट का, और उसमें 7.5 हार्स पावर का मोटर पंप ओपन वेल डला है, तो 1 घंटे का पानी 60,000 लीटर। अगर आपकी 8 घंटे बिजली है, 40 फीट का गहरा कुआं है, 7.5 HP का मोटर पंप है, तो 8 एकड़ का केला आप लगा सकते हो। कितना पानी कितना केला लगाऊं? अगर 5 HP का मोटर है, 40 फीट गहरा कुआं है, तो 35 से 40,000 लीटर पानी वो देता है 1 घंटे में 5 HP का मोटर। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके कितनी फार्मिंग करना है केले में वो कर सकते हो। यहीं पर आप सीधा अगर मल्चिंग पर गए, प्लास्टिक मल्चिंग पे गए, तो पानी 40% कम कर लो। जितना मैं बता रहा हूं इससे 40% पानी कम लगेगा। अगर कचरा मल्चिंग पर गए तो 20% पानी कम कर लो। कचरा मल्चिंग में हवा के द्वारा थोड़ा सा बाहर जाता है, पर कचरा मल्चिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी बायोमास अच्छादन की पानी प्रबंधन के लिए केले में। इससे बेस्ट सूत्र नहीं है, और हमें कैलकुलेट फार्मिंग ही करना है, पेन डायरी पर आकर के ही खेती करना है, तो हम केले में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और पानी प्रबंधन अच्छा करके हम फल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का रोल है। आगे सामने भाव आ गया है, रेट ज़्यादा है, नवरात्रे चल रहे हैं। अब नवरात्रे जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि माल ज़्यादा बचेगा और रेट कम हो जाएंगे, तो हमें तुरंत पानी बंद करना है। हमें जल्दी माल काटना है तो मोटर बंद करना है, पानी का बटन बंद करना है। केले को सूख पर डालना है तो फल जल्दी से जल्दी भरेगा, जल्दी कट के मार्केट में जाएगा। यहीं पर अगर दुविधा है कि सामने रेट नहीं दिख रहा है, 1 महीने बाद रेट अच्छा आएगा, ऐसा बहुत कम होता है, बट किसी कारणवश हमें लग रहा है कि अभी माल नहीं काटना है, 15-20 दिन मुझे आगे धक्का देना है, तो पानी का भरण करो। बट ड्रिप से है तो ड्रिप से ज़्यादा दो, अगर फ्लड से है तो फ्लड से ज़्यादा दो। दोनों मिक्स करोगे तो प्लांट खराब हो जाएगा। पानी का भरण करने की बात मैंने बतलाई तो बहुत सौ के मन में क्या आएगा कि ड्रिप है और नाली से भी पानी दे दें, तो प्लांट खराब हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है। ड्रिप है तो ड्रिप से ही पानी देना है, नाली है तो नाली से ही पानी देना है। दोनों का मिक्स नहीं करना है, कभी भी मिक्स नहीं करना है। हमें माल लेट काटना है तो पानी फुल चलाओ, हमें माल जल्दी काटना है तो पानी बंद करना है। पानी का कैलकुलेशन अपने आप में बहुत जादू है। फ्लावरिंग आते समय कभी भी पानी कम नहीं करना है, वरना पौधा बंच पे अटक जाएगा। ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, बारिश में बारिश आ गई, हमने ड्रिप को, मोटर को इकट्ठा करके रख दिया और 8 दिन की लंबी तान आ गई और आपका पौधा फ्लावरिंग पर है, तो पौधा चौक होगा। फल पूरा बाहर आने की बजाय रुकेगा, धीमे धीमे आएगा, लंबा डंडा नहीं आएगा खींच के। फ्लावरिंग 7वें महीने में आएगी। फ्लावर आया
उस समय आपके पौधे में नीचे तने में पानी चाहिए, जड़ों के पास। ठंडी चल रही है मतलब ताज़ा पानी प्रतिदिन का चाहिए, वरना ठंड से प्लांट खराब होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है पानी प्रबंधन का। एक पत्ता 1 लीटर 1 दिन का पानी, ठंड में पानी चाहिए ही चाहिए, गर्मी में पानी चाहिए ही चाहिए, फल आता हो जब पानी चाहिए ही चाहिए। बट बासी पानी खेत में ना रहे। पानी प्रबंधन संबंधित प्रश्न बचा कोई? कटिंग से पहले कितना दिन पहले बंद करना चाहिए? पानी कभी भी बंद नहीं करना है। हमें अगर जल्दी कटन लाना है तो पानी बंद करना है। हम जब नया बच्चा रखे हुए हैं तो पानी बंद ही नहीं करना है, क्योंकि हम पानी बंद करेंगे तो बच्चे को भी पानी नहीं मिलेगा। बट हमारी मजबूरी है कि जल्दी कटन लाना है तो पानी मोटर बंद करना है। पानी सूख आएगी तो ये सारा निचोड़ कर जल्दी से जल्दी फल में देगा और माल कट के जल्दी मार्केट में जाएगा। कटिंग के लिए पानी बंद करना ऐसा नहीं है। जल्दी काटना है तो पानी बंद करना है, वरना हम पहला माल काटेंगे तो बच्चा भी तो चालू रहेगा ना। पानी बंद करेंगे तो इस पर असर जाएगा। कटिंग करने के लिए पानी नहीं बंद करना है। और प्रश्न है कोई का? पानी बंद करिए तो जो छोटा अभी केला निकल रहा है, समझ जा, अटकेगा वो अटकेगा। हाँ, लेकिन आपके खेत में जो मैंने पानी देखा इसमें नहीं अटकेगा, अभी बहुत पानी है, ग्रोथ होगी। हम जब पानी बंद करते हैं तो पानी ऊपर की सतह पर दिखना बंद होता है। आपने पानी बंद किया तो हमें पहले 3 दिन में तो ऐसा लगेगा कि पानी अब कम हुआ। अगले 3 दिन में लगेगा कि पौधा पानी मांग रहा है नहीं मांग रहा है, हम देखना चालू करते हैं। आज हमने मोटर बंद कर दी तो 7 दिन तो आपको असर ही नहीं दिखेगा। 7वें दिन बाद लगेगा कि पानी मांग रहा है क्या, जिसकी हल्की ज़मीन है। वरना आपकी जैसे हेवी सॉइल है, ये जो मिट्टी है, एक गेती कुडावला डालोगे, मिट्टी निकालोगे तो ढेपा गीला निकलेगा। तो जो हम पानी बंद करते हैं तो ऊपर की लेयर की जड़ें हवा लेना चालू होती है, ऊपर की सतह सूखती है, बट नीचे का पानी गीला ही रहता है और वो जड़ें, एरिएशन होता है तो जड़ें एक्टिवेट होकर के ज़्यादा फैलती है और वाइट रूट ज़्यादा एक्टिवेट होती है, भोजन लेती है और वो निचरा करके प्लांट में देती है। इस तरह की जो ब्लैक सॉइल है इसमें 8 दिन में भी पानी कम होता नहीं। जो पथरीली ज़मीन है उसमें पानी जो लीच हो जाता है उसमें हमें लगेगा कि 8 दिन में पानी कम हो गया, और वो भी लगेगा आपके अप्रैल और मई में। इस तरह के जनवरी फरवरी में, तो इस तरह की भूमि में अगर पानी कंटिन्यू चल रहा है और 10-12 दिन पानी बंद कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि पानी बंद भी है कि चल रहा है। प्लांट पर कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। नीचे मिट्टी में गीलापन रहता है, काली मिट्टी में, मडमेली मिट्टी में, लाल मिट्टी में नमी बरकरार रहती है नीचे। पानी संबंध में समझ में आया सारा? पानी ज़्यादा हो गया तो लेट कटिंग आएगी, पानी कम हुआ तो जल्दी कटिंग आएगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि बारिश का पानी और हम जो पानी दे रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। बारिश का पानी जो कंटिन्यू बारिश हो रही है वो नाइट्रोजन को लेकर आती है। सारा जो हवा में फर्टिलाइज़र है वो बारिश के साथ नीचे बैठता है और पौधा भागता है। और बारिश का पानी अपने आप में संपूर्ण भोजन है, तो उससे पौधे को इफेक्ट नहीं होता। बट बारिश का पानी निसरा होना चाहिए। अगर डबरी बन रही है तो पौधा रुकेगा, हाँ, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। किसी किसी का खेत होता है कि बारिश का पानी आया और नीचे मेड़ पूरी, वो खेत 50-50 फीट भरा हुआ है, तो वो जो भरा हुआ है उसके लिए आपके मेड़ के पास जेसीबी से 3 फीट गहरा गड्ढा करना चाहिए, 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा, ताकि जो भी पानी आए उसमें रुक जाए। या अपने खेत के पास वाले को बोलो कि भैया पानी बाहर निकालना है वरना मेरा खेत खराब हो रहा है। पानी भरा हुआ रहा मतलब आपका उत्पादन कम आएगा। पानी भरा हुआ नहीं चाहिए, बारिश होते हुए निकल जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उत्पादन बढ़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी पानी प्रबंधन के आगे हम बढ़ेंगे तो एक विषय केले में बहुत अच्छा है, फ्रूट केयर का। कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 1 से 2 दिन रुका तो वहाँ कीचड़ वाली अवस्था बनेगी, और वो कीचड़ वाली अवस्था आपकी जड़ों में निमेटोड और फंगस लाएगी, तो पौधा भोजन लेना कम करेगा। और जो आपने अभी तक का भोजन डाला था और वहाँ क्रैकिंग थी, एरिएशन हो रहा था, वो तो पूरा धुल के रुक जाएगा। अगला 8-10 दिन तक भोजन लेने में सक्षम नहीं रहेगा। तो 1 से 2 दिन रुकना नहीं चाहिए। बारिश होते होते 2-4 घंटे पानी रुक रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बारिश का पानी अच्छा ही है।
अगला विषय है फ्रूट केयर। बनाना में फ्रूट केयर मस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें फल का प्रबंधन करना पड़ेगा कि फ्रूट को हम कैसे अच्छे नियोजन करें जिससे व्यापारी खेत में आए तो सौदा करके जाए। सबसे अच्छी बात है, और इसको अगर हमने ध्यान में रखा तो 20% हमारा पैसा बढ़ता है। वजन की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे की डायरेक्ट बात कर रहा हूं। 20% पैसे का रोल है फ्रूट केयर में, और ये भी सही दिशा में करेंगे तब। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फ्रूट केयर की एक विधि है जिसको समझेंगे तो हम केले में बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। और यहीं से व्यापारी को समझ में आएगा कि आपका केला खरीदना है या नहीं खरीदना है। जब कमल बाहर आता है, फल का नियोजन कैसे करें, तो कमल बाहर आता है तो ऐसा मुहाना दिखता है ऊपर उठा हुआ, यहां से फ्रूट केयर चालू होता है। अभी फल बाहर आया नहीं है, जस्ट वो कमल बाहर आया है। तो उसमें हम अगर तैयारी कर रहे हैं कि हम अच्छे व्यापारी को ही देंगे माल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाएंगे, और अगर एक्सपोर्ट का व्यापारी हमारे खेत में आ गया तो सौदा करके जाए, तो उसके लिए आपको बर्ड इंजेक्शन लगाना है। इसको बर्ड बोलते हैं, और इसमें इंजेक्शन लगेगा बोलने की भाषा में। पर केले पे कोई इंजेक्शन लगता नहीं, केले में कोई इंजेक्शन लगता नहीं। मैं बतलाता हूँ कैसे। ये जो कमल है ये ऐसे छिलकों का आवरण है, इस कमल के ऊपर छिलके हैं, दिख रहा है पीछे तक। ये जो कमल है जिसमें केले हैं और ऊपर से छिलके हैं। अब जहां डंडा है यहाँ नीचे बीच में, यहां डंडे में हर छिलके में केले हैं, हर छिलके में केले हैं यहाँ पर। और ये केले नीचे कमल से 3 से 4 इंच तक रहते हैं। कमल की लेंथ रहेगी 12 से 20 इंच की। 12 इंच के कमल से लेकर 20 से 24 इंच तक का कमल रहता है। तो केला इसमें रहता है नीचे के 4 इंच पर। और जब कमल ऐसा ऊपर दिखा तो हम इसमें स्टील रोड से एक नीपल डालते हैं यहाँ ऊपर, जो ऊपर का टॉप है उससे 4 इंच नीचे यहाँ पर एक हम नीडल डालते हैं। इसमें होल रहता है, केला आपका नीचे है। ये जो कमल की बनावट है ना, इसमें केला रहता है नीचे से 4-5 इंच तक। हम इसमें दवाई डालते हैं ऊपर से 4 इंच पर। तो ये जब दवाई डली तो ये इन पत्तों में से स्लिप होकर के नीचे केले पर आती है। केले में नहीं डालते हैं, केले पर आती है। दोनों बात में फर्क है। ये जो कमल बना, इसके अंदर नीडल डाली, और यहाँ पर हमने जो स्प्रे पंप है, बैटरी वाला भी आता है, बट उसमें जो क्लच आता है, वो क्लच को ऐसे नीडल डालने के बाद हमें जो नीडल डाल रहा है उसको बोलना है, मन में बात करो, 1 2 3, 3 बार पंप करना है। 1 2 3, तो ये फुर 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 ऐसे 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 30 से 40 ml का दवाई आएगा। ये 30-40 ml का दवाई केले के ऊपर आएगा। ये 30-40 ml का दवाई केले के ऊपर आएगा, केले के अंदर नहीं जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ये केले के अंदर जब हम बीआई की बात करते हैं तो बहुत सबको भ्रांति होती है कि केले में इंजेक्शन कैसा लगाएंगे। तो केले में कोई इंजेक्शन नहीं लग रहा है, कमल के छिलके पर इंजेक्शन लग रहा है। अभी कमल ऊपर है तो वो छिलके में से दवाई घुल करके रिस करके नीचे केले के फिंगर पर आएगी, ताकि जब ये कमल बाहर आए और पहला छिलका खोले उस समय इस केले पर थ्रिप्स ना लगे। छिलका खुलने के पहले हमने उसके ऊपर दवाई का कोटिंग कर दिया, इसलिए ये ऊपर है तो हमने डाला, ताकि ये जब घूम करके नीचे आएगा अगले 4-5 दिन में और पहला छिलका हटेगा, उस समय यहाँ केले पर हमारा दवाई रहेगा जो थ्रिप्स को हमारे केले को आने नहीं देगा। अब इसमें क्या डालना चाहिए, और 30 ml जाएगा। इसमें अगर आप रासायनिक प्रक्रिया कर रहे हो, केमिकल प्रक्रिया कर रहे हो, मार्केट में जहर खिलाना चाहते हो, तो आपको इमिडाक्लोपिड डालना है, जो पूरा हिंदुस्तान डालता है। इमिडाक्लोपिड थ्रिप्स को भगाता है, या एकतारा का जो मिश्रण आता है जो थ्रिप्स को भगाने वाली दवाई है। जो एक कमल है, इसमें जो उसका कॉम्बिनेशन है कि 200 लीटर पानी में आपका जो भी इमिडाक्लोपिड आपने सुपर एमिडा लिया है या नॉर्मल एमिडा लिया है, उसका जो कॉम्बिनेशन आता है
वो डालना है, या वीएम स्प्रे डालना है, मिट्टी का स्प्रे। क्या डालना है? वीएम स्प्रे। मिट्टी का स्प्रे हम कराते हैं जो पूर्ण तरीके से प्राकृतिक है, जिसमें कोई केमिकल नहीं है और हम किसी भी फसल पे डाल सकते हैं। अभी कुछ मिर्च वाले मित्र मुझे पूछ रहे थे कि मिर्च में वायरस या कुछ चीज़ें आ रही है, या पपाया में वायरस को बचाने के लिए क्या करें। तो आपको 100% मिट्टी का स्प्रे करना चाहिए, तो वायरस आएगा ही नहीं, आया तो ठीक होगा या लेट आएगा। मिट्टी का स्प्रे सभी तरह के न्यूट्रिशन से भरपूर है। वो थ्रिप्स, माइट्स, सफ़ेद मच्छर, हरे मच्छर, मकड़ी, इनको भगाने का काम करता है, मारने का काम नहीं करता किसी को भी। मिट्टी का स्प्रे किसी को भी मारता नहीं है। इसमें छोटा सा कॉम्बिनेशन है, मैं स्प्रे कैसे करेंगे वो मैं बतलाऊंगा, मिट्टी का स्प्रे कैसे बनाएंगे। अभी यहाँ पर जब नीडल डाली तो ये जो कमल है, ये कमल अगले 5 से 7 दिन में निकल के बाहर आएगा। ये जब निकल के बाहर आया तो इसका छिलका, जो पहला छिलका खिलेगा, भागवत भाई आपका मार्कर चल नहीं रहा है, ये जो कमल निकल के बाहर आया, इसका पहला छिलका खिला। आज हमने पूरे खेत में देखा कि कमल ऊपर आ गया है। तो एक दिन फिक्स करना है हमें कि हम सोमवार को ही बंच मैनेजमेंट करेंगे। सप्ताह में एक दिन फिक्स करना है, हर रोज जाकर फ्रूट केयर नहीं करना है, उससे बात बिगड़ेगी, मिक्सअप होगा। कैसे? हमने कमल देखा तो सप्ताह में एक दिन हमने उस कमल पे बीआई किया। अब 7 दिन के बाद वो कमल निकल के बाहर आएगा और पहला छिलका हटेगा, फिर नीचे आएगा, दूसरा छिलका हटेगा। तो जब हमने उस पर दवाई डाल चुके हैं, अब अगले सोमवार, जैसे हमने सोमवार को बीआई किया, अगले सोमवार फिर खेत में लड़के को घुमाएंगे तो जितना बीआई किया था वो बाहर आ गया, नया कमल ऊपर दिख रहा है, उसमें बीआई हो जाएगा। जो ऊपर दिख रहा है, जो ऊपर था वो निकल के नीचे आ गया है, उसमें साधारण दवाई का स्प्रे हो जाएगा। तो मिट्टी का स्प्रे हो जाएगा उसमें साधारण। ऊपर हमने दवाई उसमें नीडल से डाल दी, जब नीचे आया 7 दिन बाद तो 2-4 पत्ते खिले हैं, वहां पर हमने स्प्रे कर दिया। अगले 7 दिन बाद पूरा नीचे खिलेगा, तो जो पत्ते हैं वो हटेंगे, केला ऐसे करके मुहाना बनाएगा कि अब मैं खिलने के लिए तैयार हूं। पत्ते सारे गिर चुके होंगे अगले 7वें दिन। पहले 7वें दिन बीआई, दूसरे 7वें दिन नीचे आया उसमें स्प्रे, तीसरे 7वें दिन केला खिल के रेडी हो रहा है, अब मैं खिलने के लिए तैयार हूं। तो तीसरा स्प्रे, एक बीआई, दूसरा स्प्रे, तीसरा मिट्टी का स्प्रे। यहां पर आपको केले की संख्या को नियंत्रण करना है। तीसरा स्प्रे जब हुआ तो आपका कमल निकल के नीचे आ गया और ये जो केले खिलना चालू हुए, इन केलों को संख्या को नियंत्रण करना है ताकि आपके केले की लेंथ बने। ये तीसरे सप्ताह भी हो सकता है, चौथे सप्ताह भी हो सकता है। जो कमल थोड़ा ही अटका है वो चौथे सप्ताह में नीचे पूरा जाएगा, तीसरे सप्ताह में कोई सा जाएगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो तीसरे सप्ताह में चले जाएगा, टेम्परेचर कम है तो चौथे सप्ताह में जाएगा। अभी यहाँ पर एक मोटी बात ध्यान रखनी है कि इनकी केले की संख्या को हम नियंत्रण कैसे करेंगे। तने की मोटाई को नापेंगे। केले की जो तने की मोटाई होगी उसको नापेंगे। पौधे के पेंदे के ऊपर थोड़ी सी गुठली आती है, उसको छोड़ने के बाद नापेंगे। अगर ये केले को देखें तो नीचे जो पेंदा है इसमें हल्की सी गुठली है, वो छोटी सी गुठली है, उसको ऊपर से नापेंगे हम कि कितने इंच की मोटाई है उस पौधे की। जितने इंच की मोटाई है उसमें हमें कैलकुलेशन लगाने हैं। अब ये कैलकुलेशन 3 तरह के हैं, सिंपल सी छोटी छोटी सी बातें हैं। कैलकुलेशन 3 तरह के हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि नागपुर के डोमेस्टिक मार्केट में माल बेचेंगे, हमारा कोई टारगेट नहीं है बाहर बेचने का, तो जितने भी तने की मोटाई आ रही है उसमें 4 का भाग देना है। लोकल में माल बेचना है तो तने की मोटाई में 4 का भाग देना है। अब हमने बात करी कि मुझे नेशनल बेचना है, मैं नागपुर से दिल्ली भेजूं क्या, मुंबई भेज दूं,
कलकत्ता भेज दूं, जो और बड़ी सिटी है जो ज़्यादा पैसे दे दे, तो उत्तर भारत में ज़्यादा पैसा मिलता है। या नागपुर में ही मुझे क्वालिटी का माल रिलायंस को देना है, मदर डेयरी को देना है, बिग बास्केट को देना है, जो ज़्यादा पैसे दे, तो उनको और प्रीमियम क्वालिटी और केले की लेंथ चाहिए, तो 4.5 का भाग देना है जो भी आएगा। अगर आपके पौधे की तने की मोटाई 40 इंच की आती है तो 4 का भाग देने पे क्या आया? 10। तो 10 पंजे रखना है लोकल के लिए। अभी आपको रिलायंस, मदर डेयरी को या बिग बास्केट को, या आपको उत्तर भारत में भेजना है, नेशनल ज़्यादा पैसे लेना है, तो 4.5 का भाग देना है। तो 40 में 4.5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 9। तो आपको एक पंजा और कम करना है, 9 पंजे रखना है। अगर आपने मन बनाया है कि मैं तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही केला रखूं, भले डोमेस्टिक व्यापारी ले जाए मेरे से, बट मेरे केले की क्वालिटी में मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, मैं क्वालिटी वाला माल बनाऊं, तो आपको क्या करना है? जो भी तने की मोटाई है, जितने भी पंजे हैं, उनका कैलकुलेशन 5 का भाग देकर करना है। 40 इंच तने की मोटाई है, 5 का भाग दोगे क्या आएगा? 8। तो जिस प्लांट के 40 इंच का तना मोटा है उसमें 5 का भाग देंगे, 8 पंजे रखना है। 8 पंजे रखने के बाद नीचे का कमल तोड़ना है। नीचे के कमल को तोड़ने के बाद एक एक केला छोड़ना है। यह नीचे लास्ट में ये जो बड़े बड़े केले के पंजे हैं, दिख कुछ नहीं रहा होगा आपको ना, एक एक केले रखना है सबसे लास्ट में, जहाँ से डंडा टूटता है, जहाँ से कमल तोड़ा उसके नीचे एक एक केले रखना है। हम जब फील्ड में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ की मैं बात करूँ, इस कमल को अभी दिखाऊँ आपको तो पता चलेगा। ये कमल दिख रहा है ना आपको, ये कमल के ऊपर यहाँ एक केला छोड़ रखा है, दिख रहा है आपको वहाँ से? ये एक केला, यहाँ से कमल तोड़ेंगे और गोबर की पोटली लगाएंगे। अभी वो कमल इसलिए नहीं मैं तोड़ रहा हूँ कि गोबर की पोटली लगाएंगे, ये गोबर की पोटली लगेगी। इसमें 30 से 40 ग्राम थोड़ा सा गोबर डाला है। 8 पंजे, एक केला उसके नीचे, एक केला उसके नीचे, और आखिरी का पंजा है उससे 9 इंच दूर कमल को तोड़ना है, क्योंकि ये सूखेगा तो नीचे के पंजे को खराब ना कर दे। तो नीचे लास्ट का कमल तोड़ा और गोबर की पोटली उसके डंडे में आखिर में बांध दी। ये गोबर की पोटली आपका 10-12% का वजन बढ़ाती है। जो भी आपने खिलाया 10% ये गोबर की पोटली आखिरी में वजन बढ़ा देगी, क्योंकि ऊपर से न्यूट्रिशन जो आ रहा है वो ऊपर के पंजों को भरते भरते नीचे तक आएगा, तो नीचे का केला छोटा रहेगा क्योंकि ऊपर न्यूट्रिशन बढ़ गया। तो गोबर की पोटली जब हम नीचे से लगाते हैं तो नीचे से भी कुछ न्यूट्रिशन उसको मिलना चालू होता है। इस गोबर की पोटली में कुछ हम डालेंगे। एक तो ये होना चाहिए ताज़ा गोबर, दूसरा ये बहुत गीला नहीं होना चाहिए, कीचड़ वाला नहीं होना चाहिए, हल्का मध्यम सूखा, क्योंकि जब कमल हम तोड़ेंगे तो उसी का पानी निकलेगा। अगर ये पोटली को आप देखो तो इसमें पानी है, अभी ये दिख रहा है ना, ये इसी के कमल का पानी है। तो गोबर इतना सूखा ना हो और बहुत कीचड़ गीला ना हो कि उस थैली में नमी आ जाए। ये जो आ गया ये पानी ज़्यादा हो गया। मध्यम गीला गोबर, जब वो डंठल तोड़ने के बाद उसका पानी आए तो वो पानी भी वो पी ले। इसमें गोबर में हमें कुछ चीज़ें डालनी है। 10 किलो ताज़ा गोबर जो लेंगे उसमें 50 ग्राम 19-19-19 डालना है। 10 किलो ताज़ा गोबर, 50 ग्राम 19-19-19, उसमें 50 ग्राम वाइसेनोमेटा डालना है। इसको पूरा हाथ से मथना है, मिक्स करना है। ये मिक्स करने के बाद 50 ग्राम गोबर लेकर के पोटली में लगाना है। एक पौधे को 30 से 50 ग्राम गोबर। ज़्यादा हो रहा है क्या? खाना खाने के बाद थोड़ा एकदम शांति छा गई है। एक बार क्लिपिंग करेंगे तो मेरी बातें ज़्यादा अंदर जाएगी। थोड़ा शांति से बाहर आना पड़ेगा तो खाना खाने का असर हो रहा है है ना? नींद आ रही है। नींद को भगाओ, अभी पैसे लेके आएंगे। ये सिंपल सा टेक्निक है फ्रूट केयर का। इसमें 2 चीज़ें और करनी है। जब ये डंडा निकल के आ रहा है
ये जो डंडा निकल के आया, आपने देखा ये पत्ता वापस डाला है यहाँ पर। ये जो पत्ता है ये पौधे का आखिरी पत्ता आता है, कुदरत ने दे रखा है इसको, डंडे के ऊपर ही आता है। किसी किसी में ये पत्ता सीधा जाता है, तो यहाँ पर डंडे पर धूप ना लगे इसके लिए ये पत्ता हमें रिवर्स करके इस पे लगा के रखना है, वरना यहाँ डंडे पर धूप लगेगी तो हमारा फल कमजोर होगा। सीधी सूर्य की रोशनी यहाँ पर आएगी तो दिक्कत है। जिस पौधे में ये पत्ता नहीं है तो ऊपर का पत्ता ला करके वापस मोड़ना है, या नीचे से सूखा पत्ता निकाल करके उसका चोमल बना करके वहां पे रखना पड़ेगा, तो इसमें धूप ना लगे। दूसरा, ये बंच कवर लगाना है। इसमें ये होल है और ब्लू कलर का चाहिए ताकि इसमें अंदर गर्माहट बनी हुई रहे, तो ठंडी में ठंड कम लगेगी, चिलिंग इंजरी नहीं आएगी, अंदर कलर शाइनिंग रहेगा। इसमें जो दक्षिण दिशा है, जिस तरफ दक्षिण दिशा, अभी तो ये यहाँ पौधा नहीं है ना इसलिए इधर आ गया ये फ्लावरिंग, दक्षिण किधर है तो फ्लावरिंग आपकी उस तरफ आएगी। अगर आप अंदर के पौधों को देखोगे तो दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर चाहिए, यहाँ पर न्यूज़पेपर चाहिए हमें। ये थोड़ी सी दो चीज़ों का काम हम करेंगे कि ऊपर डंठल पर धूप ना लगे, दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर, तो पत्ते कम अगर हो गए माल कटने वाले दिन तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट केले को ना लगे, और बंच कवर हम पहना के रखेंगे तो हमारा केला संपूर्ण स्वस्थ रहेगा। और ये केला जब बनेगा तो क्वालिटी निकाल के लाएगा। इसको अब हाथ लगा के देखेंगे ना तो एकदम शाइन दिखेगा, ये चिकना चिकना मिलेगा, तो व्यापारी को ये चीज़ पसंद आती है। पहली दृष्टि में अगर उसको माल अच्छा दिख रहा है तो आपका रेट, व्यापारी कुछ चीज़ें आकर खेत में देखता है, जब वो देखता है कि फसल खड़ी है, आप जब व्यापारी को बुलाते हो तो वो देखता है कि आपके पौधे में पंजे कितने हैं, अनुमानित वो वज़न कितना रखता है, और पंजे कितने हैं उसके मुताबिक पौधे पर पत्ते कितने हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें तो हरे पत्तों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से 14 पत्ते हैं, तो इसमें पंजों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन सही है। अगर 9 पंजे हैं तो पौधे में माल कटने वाले दिन 9 हरे पत्ते चाहिए। एक हरा पत्ता एक पंजे को भरने के लिए अच्छा है, ज़्यादा होंगे तो ठीक है, इससे कम नहीं चाहिए। जो व्यापारी देखने आता है, माल लेने आता है, वो कैलकुलेशन देखता है कि कितने पत्ते हैं और कितने पंजे हैं, इससे वो आपका रेट भरेगा। उसको पता है कि एक पत्ते के लिए एक पंजा, उससे ज़्यादा पंजे हुए तो ये केला लंबी चाल का नहीं होगा। अगर ज़्यादा दूर ले जाना है तो आज माल कटा, आज दिन भर माल कटा, आज रात में चलना चालू हुआ, कल चला, परसों चला, अगर यहाँ से दिल्ली ले जाना है तो लगभग आपका 1400 किलोमीटर, 1300-1400। तीसरे दिन की मंडी दिल्ली की, तीसरे दिन की मंडी, तो कल का दिन चलेगा, कल की रात चलेगा, परसों पहुँचेगा। अब वहाँ पर मंडी में माल बिका और जिस राइपनिंग चेम्बर वाले के पास गया, उसके पास राइपनिंग चेम्बर खाली है तो डाल देगा, नहीं खाली है तो बोलेगा रुक भाई 2 घंटा 5 घंटा आधा घंटा, तो चेम्बर से माल ठेले पे जाएगा, फिर ये अनलोडिंग करेगा, तो एक दिन उसमें चले जाएगा। आज कटा, तीसरे दिन पहुंचा, एक दिन लोडिंग करने में 4 दिन यहाँ पर ख़त्म हुए। आपके यहाँ से दराती लगने के बाद ये केला सिकुड़ने लग जाएगा, क्योंकि उसका जॉइंट हट गया। अभी जो जॉइंट हट गया, यहाँ से इसका पोषण कम हो गया, ये प्रतिपल सिकुड़ रहा है। तो हमारे पौधे में जितने ज़्यादा पत्ते होंगे उतना कम सिकुड़ेगा, इसमें पानी की और न्यूट्रिशन की मात्रा रहेगी। अभी 4 दिन के बाद राइपनिंग चेम्बर में 4 दिन रहेगा केला, 4 दिन ट्रेवल में रहा, 4 दिन वो राइपनिंग चेम्बर के अंदर रहेगा, हो गए 8 दिन। चौथे दिन जब उसकी फाटक खुलती है तो पीला कलर के नहीं होता है, हरा पीला होता है। उसका राइपनिंग चेम्बर का फाटक खोल के हवा निकालनी पड़ती है, उसको थोड़ा सा नॉर्मल क्लाइमेट में रखना पड़ता है, फिर उसमें कलर आना चालू होता है। हल्दी पीला कलर तो और 2 दिन बाद आएगा। तो जो ठेले वाला केला लेके जाएगा बेचने के लिए, वो हरा पीला लेके जाता है,
एक दिन भर में उसमें पीलापन बढ़ने लगता है, दूसरे दिन पीला हरा होता है, तीसरे दिन पीला बचता है। आज जो लिया उसने ठेले पे राइपनिंग चेम्बर से, हरा पीला, फिर पीला हरा, फिर पीला, और हम खाते कौन सा है? पीला। हम हरे वाला नहीं खाते। हमें केला कैसे दिखना चाहिए ठेले पर? पीला, हल्दी पीला, शाइन पीला, दाग धब्बे वाला नहीं। हरा पीला तो लेते ही नहीं, कच्चा दिखता है हमको, भले वो अंदर से पल्प आ गया हो। जो ऑर्गेनिक तरीके से पकाते हैं उसका केला हरा पीला दिखता है, पीला दिखता ही नहीं वो। बट हमको वो पसंद आएगा नहीं, हमको आएगा राइपनिंग चेम्बर वाला जो आंख से अच्छा दिखता है। तो वैसे ही मार्केट में माल बिकता है। तो जब हमने आज माल काटा, 4 दिन चला, 4 दिन का राइपन हुआ और 3 दिन ठेले पे रहा, 4, 4 दूनो 8 और 3 11। तो क्या हमारे पौधे पर दराती लगने के बाद 11 दिन की कैपेसिटी है इस केले को सूखने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए? इसको व्यापारी भाषा में बोलते हैं लंबी चाल का केला, ज़्यादा दिन चलने वाला केला। तो जब हम इसके केले की संख्या नियंत्रण करते हैं, चौतरफा ग्राफ रखते हैं और पत्ते हरे ज़्यादा रहते हैं बिना बीमारी वाले, तो केला लंबी चाल का बनता है। और एक पत्ते पर एक पंजा ही भरण होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, वैसे तो इसमें 15 पंजे भी रख सकते हैं और पत्ते 10 भी रह सकते हैं, बट नीचे का ऐसा बाल्टी बन जाएगा और वो केलों के फिंगर छोटे छोटे रहेंगे, वो बन नहीं पाएंगे अच्छे से, मैच्योर्ड नहीं होंगे और लंबी चाल का वो केला नहीं बनेगा। चौथे दिन ही पहुँचते पहुँचते नीचे से भाजी बन जाएगा। वो ट्रक 12 टन की जो आएगी, 20 टन की ट्रक जो आएगी, उसमें नीचे का केला खराब हो जाएगा। ये छोटा सा कैलकुलेशन है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है, इसमें हमें निशान करना है जिस दिन हम कमल तोड़ करके ये पोटली लगा रहे हैं। यहां पर निशान किया हुआ है कलर कोडिंग। ये जो कलर कोडिंग है, पिंक कलर का ये धागा देख रहे हो, ये बांधा हुआ तो ब्लू कलर से है, बट ये धागा पिंक कलर का है। सिंपल सा कैलकुलेशन करना है कि जिस दिन हमने कमल तोड़ा उस दिन एक कलर कोडिंग का धागा बांध दें हम। इसमें ये नायलॉन भी बांध सकते हो, ऊन का धागा जो लंबा हुआ दिखे दूर से। आखिरी कैलकुलेशन जो 20% पैसा बढ़ाएगा आपका। एक तो इतना सुंदर दिखेगा तो व्यापारी लेके जाएगा, उसको समझ में आ गया कि बंच कवर लगा है मतलब ये किसान मेहनती है। अभी वजन ज़्यादा कैसे मिलेगा, पैसा कैसे ज़्यादा बढ़ेगा? तो जो केला हमें कटिंग करके मार्केट में बेचना है उसका छोटा सा कैलकुलेशन है। ये जो आपका एक खेत है, इस खेत में जब पहली बार फ्लावरिंग आई और जिसके कमल तोड़े, तो हो सकता है अलग अलग कहीं से भी हो सकते हैं ना। पहला कमल तोड़ा तो 1 नंबर लाल कलर 100 पौधे। अगले 7 दिन बाद जाओगे तो फिर कमल कुछ नए टूटेंगे ना। हाँ, अगले 7 दिन फिर नए कमल टूटेंगे, इनकी संख्या ज़्यादा रहेगी। तो 2 नंबर काला 1000 पौधे। 3 नंबर उनकी संख्या एवरेज रहेगी। समझ में आ रहा है मैं कैलकुलेशन क्या बता रहा हूं? हाँ, हेलो। 3 नंबर पीला 1000। चौथा सप्ताह आखिरी रहेगा अगर आपका सारा कैलकुलेशन सही है। चौथा सप्ताह आखिरी रहेगा अगर आपका कैलकुलेशन सही है, बट वो कहीं का भी पौधा हो सकता है ना। आगे पीछे फ्लावरिंग आएगी, 1 महीने में सारी फ्लावरिंग आ जाएगी। चौथा नंबर नीला 500 पौधे। ऐसे कुछ आंकड़े आएंगे। अब ये इसमें कलर कोड करके धागा बांधना क्यों जरूरी है? जिस दिन आपने कमल तोड़ा, गोबर की पोटली लगाई, उसमें एक धागा बांधा और डायरी में लिखा घर पे लाल कलर 500 पौधे 1 तारीख। अब अगले 7 दिन बाद पीला कलर 1000 पौधे 7 तारीख। तो लाल कलर वाला और पीला कलर वाला एक साथ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ये कब पता चलेगा हमें? जब हम धागा बांधेंगे। धागा नहीं बांधा तो हमें कोई पता ही नहीं है कि हमने कितना कमल पहले तोड़ा, कितना कमल बाद तोड़ा। आप एंट्री भी कर लो, फिर ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा कमल तोड़ा। कंफ्यूजन हो गया ना। इसलिए हमें धागा बांधना है कमल तोड़ने वाले दिन। उससे कैलकुलेशन क्या होगा कि ये पूरे खेत में अगर 5000 पौधे हैं
उदाहरण बता रहा हूं मैं। तो व्यापारी आएगा तो क्या करेगा, हमने फोन किया लुकमान भाई को, तो लुकमान भाई कहाँ है, नागपुर उसकी ऑफिस में बैठा है। उसने भेजा सलीम भाई को गाड़ी लेकर के बगीचा देख के आ। ऐसे ही होगा ना, सेठ को फ़ोन करोगे तो वो लड़का जो मल्ला देखता है उसको भेजेगा। अभी सलीम भाई आया, क्या देखेगा, कितनी लाइनें आड़ी है, कितनी लाइनें खड़ी है। बगीचा देखते हैं तो कैसे देखने जाते हैं, 5000 पौधों में 50 लाइनें हैं और 100 पौधे हैं। अब अंदर घुसा तो 2 लाइनों के बीच में घुसेगा, इन 2 लाइनों में कितना माल भरा हुआ है। अगर ये 100 पौधों की लाइन है और 50 लाइनें हैं, 5000 पौधे हो गए, तो 2 लाइनों में घुसे और देख लिया कि ये 2 लाइनों में 20 झाड़ भरे हुए हैं। एक और किसी लाइन में घुस के देख लेगा, 20 झाड़ यहां भी दिख रहा है, 19-20। एवरेज क्या निकल के आया, एक लाइन में 10 पौधे लगभग कटिंग पे आएंगे, 100 में से 10 पौधे कटिंग पे आएंगे। एवरेज उसने कैलकुलेशन निकाल लिया, 20 किलो का बंच है, 500 पौधे कटिंग पे आएंगे, 10 टन माल है। लुकमान भाई 10 टन माल निकल जाएगा यहाँ पे, एक आध दिन में गाड़ी लगा सकते हैं। अब लुकमान भाई अपनी गाड़ी की चाल बनाएगा, आज माल देखा कल काट लेगा, ऐसा कोई व्यापारी नहीं है। उसकी पहले से चाल फिक्स है, वो आपका माल देख लिया, माइंड में सेट कर लिया, डायरी में लिख लिया, 3 दिन में वो चाल बनाएगा कि तुम्हारा माल किस लाइन पे भेजना है उसको। अब तीसरे दिन जब माल काटने आया तो माल काटने आया तुकाराम काका दराती लेकर। अभी न तो सलीम है न लुकमान है, माल देखा था उन दोनों ने। काटने कौन आया, वो मजदूर जो दराती लेके आया, वो आया 3 दिन बाद। और केले में आखिरी के 5 दिन 7 दिन कलर, शाइन, लेंथ सब बदल जाती है। आज हमने केला देखा, 7 दिन बाद बदलाव आ जाएगा, 5 दिन बाद बदल जाएगा। जो केला चिपका हुआ था वो खुल जाएगा, जो खुल गया मतलब कटने के लिए रेडी है। अब उस दिन सलीम भाई देख के गया, एक लाइन में 10 पौधे। तुकाराम काका आया, उस दिन उनको मिल रहा है 13 पौधे। वो कौन से देख के गया था, उसने किसका आइडिया लगाया था, एक्चुअल दराती काटने वाला तो दूसरा आदमी है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ बिगड़ता है, किसान के साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट बिगड़ता है। अभी तुकाराम काका इस लाइन में घुसा, माल काटना चालू किया, यहाँ 10 टन की गाड़ी है, 500 पौधे में ये बन जाएगी। कैलकुलेशन समझना छोटा सा है, 1 लाइन काटी, 2 लाइन काटी, 3 लाइन काटी, 70 लाइन में से माल निकल गया और गाड़ी बन गई। अभी 30 लाइन बच गई। अब क्या करना है, गाड़ी तो बन गई है, शाम भी हो गई है, अब कल देखते हैं भाऊ। अभी कल उस नागपुर बैठे हुए व्यापारी के पास 30 लाइन के लिए जो 2 टन माल निकलेगा उसकी कोई चाल नहीं है। अब यहां गड़बड़ी क्या हुई, जो 10 टन माल पहली लाइन का लाल कलर का धागा यहां से यहां से यहां से कटना था, वो इधर ही कट के चले गया। तो इधर पुराना माल बचा है, इधर कच्चा माल पहले चले गया जो 1 सप्ताह 10 दिन बाद कटना था। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर निशान नहीं किया तो 20% पैसा वेस्टेज जाता है। अगर हमने निशान किया तो क्या बोलेंगे हम, सलीम भाई जब खेत के अंदर जाएगा ना तो उसको हम पहले बाहर ही बता देंगे, सलीम भाई मैंने लाल कलर के बंच का पन्नी निकाल दिया और 500 झाड़ लाल कलर के हैं, उनको देख के आ जा, उत्तेज कटेंगे। अब सलीम भाई को आपने एक रास्ता दे दिया, इधर ही देखना, दाएं बाएं कहीं नहीं देखना है, लाल कलर के झाड़ को देखना। तेरे को चलता है क्या, पीला काला नीला मैं 10 दिन बाद काटूंगा, अभी उसकी बात करना ही नहीं मेरे को। तो 10 दिन बाद उसमें 20 से 25% माल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। बात एकदम छोटी सी है, हमारे पूरे उत्पादन को इफेक्ट करती है और पूरा लेबर का पैसा लेके जाती है ये। अगर ये 2 टन माल दूसरे दिन नहीं कटा, अगले 10 दिन बाद कटेगा तो ये फटने लायक हो जाएगा। फिर वापस सलीम भाई आएगा, पूरे खेत में से माल काटेगा, फटा हुआ छोड़ के जाएगा, हम उसको 500 रुपये देंगे, गाड़ी में माल भर ले यार। तेरे सेठ को क्या पता चलेगा, तो गाड़ी हम ही बिगाड़ेंगे उसकी। अब वो मोटे कमल हमने उस अच्छे झाड़ के साथ रख दिए,
तो जहां जाकर माल उतरेगा वो लुकमान भाई को फोन करेगा, तुम्हारे मल्ले में माल बिगड़ रहा है, इस मल्ले का माल नहीं चाहिए आगे। हम ही हमारा माल वैल्यू खराब करेंगे, क्योंकि जो माल पड़ा हुआ है लुकमान भाई को बोल बोल के ले नहीं जा रहा है, तो हम उस कटर को बोलेंगे कि तू रखवा दे, 200-400 रुपये मेरे से ले ले। तो ये भी गड़बड़ी है, हमारा बगीचा मार्को हम ही खराब करेंगे। और नहीं ले जाएगा तो झाड़ पे पक के फटेगा, वो अगली गाड़ी में भरेगा, तो इसका अगर माल लेके गया तो रेट कम करेगा, उस अच्छे माल का रेट कम कर देगा। छोटा सा कैलकुलेशन, कलर कोड किया तो हम अगले को बोल सकते हैं लाल कलर 500 पेड़, इतना माल निकलेगा। 10 दिन बाद हम बताएंगे पीला कलर 1000 झाड़, 20 टन की गाड़ी भेजना है, नीले को हाथ मत लगाना। अगला खुश हो जाएगा और इसमें दोनों का फायदा है। व्यापारी को मजा आएगा आपके पास माल लेने में। जितनी तकलीफ हमको हो रही ना कि मेरा माल बिक नहीं रहा, मेरे माल की क्वालिटी नहीं, मेरे माल का रेट नहीं आता, इतनी तकलीफ व्यापारी को भी होती है। मैंने अंकल के यहाँ माल काटा, माल तो मिक्स निकल रहा है। सलीम क्या देख के आया बगीचा, वो सलीम को डांटेगा। सलीम तुकाराम काका को बोलेगा तूने झाड़ कैसे काटे, खराब का झाड़ भी भर दिए। कारण जो 10 दिन बाद कटता उसका छिलका मोटा है, उसका गूदा कम है, पल्प उसके अंदर कम है। जो 10 दिन पहले कटने वाला था लाल, उसका छिलका पतला हो गया, उसमें पल्प मोटा हो गया। अब जो 10 दिन बाद कटता पीले कलर का, उसका छिलका मोटा है, इसका छिलका पतला है। जब ये राइपनिंग चेंबर में दोनों पंजे जाते हैं तो ये लेट पकता है, पतले छिलके वाला जल्दी पकता है। एक ही किसान, एक ही बगीचा, एक कंपनी का पौधा, एक व्यापारी ने एक ही गाड़ी में माल काट के भेजा, बट निशान नहीं किया है, तो व्यापारी को क्या मिलेगा, 2 मल्ले का माल है। छोटा सा फाइन ट्यून है बस कि निशान कर दो। जिस दिन उस व्यापारी को निशान किया हुआ माल मिला, सभी केले में छिलके की मोटाई एक ही है, तो पकेगा एक जैसा। अगर गाड़ी नहीं बनी तो उसको बोलो भैया यहां से कैरेट अलग कर लाल कलर को, पीले के बाद लाल अगर आ गया तो पहले पीले से गाड़ी भर ली तूने, 10 कैरेट की छल्ली लगाना बाकी है, अब लाल कलर काट, इसको अलग कर दे। तो दोनों का निशान आप लगा के भेज सकते हो, वो व्यापारी खुश हो जाएगा। सब में कलर एक जैसा आएगा, इसको अलग राइपनिंग चेंबर में रखेगा। अब वो अगली बार बोलेगा जो दिल्ली में चंडीगढ़ में बैठा है लुकमान को, ये व्यापार किसान का बगीचा छोड़ना नहीं, 2 रुपये टाइट में ले लो माल। क्यों टाइट में ले लो, जब गाड़ी जाती है तो उसमें 20% वेस्टेज निकलता है, और आपने वो कलर कोड करके उस दिल्ली चंडीगढ़ वाले व्यापारी का वेस्टेज बचा लिया। बात एकदम छोटी सी है, बहुत छोटी सी बात है, बट इंपैक्ट बहुत करती है। आपका पैसा बढ़ाएगी, लोकल जो वेंडर है जो माल भर के भेज रहा है उसका पैसा बढ़ाएगी, और दिल्ली चंडीगढ़ में जो व्यापारी बैठा है उसका वेस्टेज बचा लेगी। जो आगे पीछे कलर आ रहा है, जो कलर आ गया उसको तो आज ही निकालना है ठेले पे, वरना ज़्यादा पक जाएगा चेंबर में। जिसका कलर नहीं आया उसको 2 दिन और रखना पड़ेगा चेंबर में, तो चेंबर का उसका किराया लग गया। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक आपके कलर कोड से बच जाएगी। केला किसी भी पद्धति से करें, फ्रूट केयर करना और उसमें धागा बांधना अति आवश्यक है, जिससे हमारा 2 पैसा बनेगा और बढ़ेगा। और आखिरी के 10 दिन जो है वो माल का वजन बढ़ाएंगे। एक ही बात मेरी अभी बची है, फ्रूट केयर यहाँ क्लीन होता है, इसमें मिट्टी का स्प्रे करना है। वो स्प्रे कैसे बनाएंगे वो समझ लीजिए। फ्रूट केयर समझ में आ गया? हेलो आओ साहब, अच्छा लगा? 20% पैसा बढ़ेगा अगर कोड किया। मिट्टी का स्प्रे, छोटी सी लाइन बाकी है। मिट्टी का स्प्रे 200 लीटर पानी में बनेगा। ये किसी भी फसल में किया जा सकता है, किसी भी फसल में, केवल केले के फल पर नहीं, सभी फसल में किया जाता है। केले के फल पे जो स्प्रे करेंगे उसमें मिट्टी कम डलेगी। 200 लीटर पानी, 5 kg मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको 24 से 36 घंटे रखना है। 5 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखना है। इसमें एक लकड़ी डालना है, उसमें प्लस का निशान करना है, प्लस का निशान करना है लकड़ी डालकर।
और इसको दिन में 2 से 3 बार हिलाना है, ऊपर नीचे करना है लकड़ी को। हम जब दवाई घोलते हैं किसी पर भी स्प्रे करने के लिए, तो दवाई डालकर हम क्या करते हैं, या तो डब्बे से हिलाते हैं या गोल गोल घुमाते हैं। जब गोल घुमाते हैं तो नीचे का पानी नीचे घूमता है, बीच का पानी बीच में, ऊपर का पानी ऊपर घूमता है, पूरी दवाई का मिश्रण होता नहीं। जब हम प्लस का निशान लगा करके इस लकड़ी को ऊपर नीचे उठाते हैं, घर में छाछ करने की मथनी आती ना, उसमें प्लस आता है, ऐसा प्लस का निशान बनाकर ऊपर नीचे उठाएंगे तो ये पानी ऊपर आएगा नीचे जाएगा, पूरा ऊपर आएगा नीचे जाएगा। तो ये प्रक्रिया में आपका पूरा पानी मिक्स होता है। और जब मिट्टी का स्प्रे बनाओ तो इसी तरीके से बनाओ, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सबसे अच्छा घोलने का तरीका प्लस और लकड़ी ऊपर नीचे उठाना है। ये 2 दिन रखने के बाद में जब हम स्प्रे करेंगे तो एक खाली ड्रम पास में रखेंगे। ये खाली ड्रम पे पतला कपड़ा जिससे पानी छन के जाए, धोती का कपड़ा, साड़ी का कपड़ा, डबल करो, छिरहिरा कपड़ा, और इसको हिलाते जाओ और ये पानी दूसरे ड्रम में खाली करो। कप्पड़ छान कर लो, पूरा का पूरा 200 लीटर कप्पड़ छान करना है। कप्पड़ छान करने के बाद जो पहला भरा हुआ ड्रम था उसको धोना है, पूरा क्लीन करना है, और रिपीट एक बार कप्पड़ छान करना है। 2 बार कप्पड़ छान करने के बाद आप बंच पर स्प्रे करने के लायक हो गए। पूरा नहला दो बंच को। हाँ, ये मिट्टी का स्प्रे बनाने का तरीका है। अब मिट्टी कहाँ की लेना है और क्यों लेना है, ये जरूरी बात है। मिट्टी लेना है 5 फीट गहरे गड्ढे से, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी चाहिए, बीच में, मिडिल में, ऊपर से नीचे की। ये मिट्टी होना चाहिए नीम या पीपल के पेड़ के नीचे की, या कांटे वाले पेड़ के पास की नहीं। नीम या पीपल के पेड़ के नीचे की बहुत अच्छी है, या कहीं की भी लो, कांटे वाले पेड़ के पास की मत लो। हाँ, वहां पर जितने कांटे वाले पेड़ है, मैक्सिमम पेड़ों में नेगेटिव एनर्जी है, तो वहां पर से आपको पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे जो हमें स्प्रे में चाहिए। दूसरा, जिस जगह हमने कभी कल्टीवेटर नहीं चलाया, जिस जगह कभी हमने यूरिया, डीएपी, पोटास नहीं डाला, ऐसी जगह की मिट्टी लेना है। 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी लेना है। ये मिट्टी किसी भी फसल में काम में आएगी। केले में अगर फ्रूट केयर कर रहे हो तो 5 किलो, अगर आप दूसरी फसल में स्प्रे कर रहे हो तो 20 केजी। यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने मिट्टी का स्प्रे किया है? आपका रिजल्ट कुछ बता सकते हो? किस में किया है? बैंगन में। बैंगन में सबसे ज्यादा इल्ली और व्हाइट फ्लाई आता है। क्या रिजल्ट आया आपको? कैसे किया आपने? मैंने ऐसे ही 20 किलो मिट्टी लिया, पर वो सीवियर टेक्नोलॉजी से लिया था। मैंने लिया वो 3 फीट के नीचे की खोद के, उसको 24 घंटे रखा, और फिर उसको, लेकिन वैसा मैंने मथनी वाला नहीं किया, मैंने डंडे से गोल। एक ही बात है, मिट्टी का स्प्रे तो किया ना। मिट्टी का स्प्रे बैंगन में बैठिए, सबसे ज्यादा सफेद मच्छर आता है, सबसे ज्यादा इल्ली आती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? रिजल्ट मिला, दवाई डालने की जरूरत नहीं। हम मिर्च, कपास, टमाटर, भिंडी, खीरा, अदरक, हल्दी, केला, मूंगफली, दुनिया की जो भी फसल है, यहाँ पर किसी ने बताया संतरे में स्प्रे लिया था। किसने लिया है? आपने लिया था। क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट बढ़िया है सर। जिन्होंने 25-30 हज़ार रुपये खर्चा करके जो बगल में मारा है, हाँ, वहाँ पर भी कोई रोग रही, मतलब कोई ये नहीं है। और मैंने 2000 रुपये खर्चा करके मैंने मारा। संतरे में पूरा मिट्टी का स्प्रे चलाया। अभी ये मिट्टी का स्प्रे होता क्या है, काम कैसे करता है, ये अगर सीख गए आप तो भविष्य में कभी दवाई दुकान पे जाने की जरूरत नहीं। मिट्टी के स्प्रे की इजाद करी है चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, जो तेलंगाना के हैं, हैदराबाद के हैं। सीवीआर वही नाम है, चिंतला रामा रेड्डी, सीवीआर। तो सीवीआर जी ने ये स्प्रे की खोज करी, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया, और इन्होंने अपने मिट्टी के स्प्रे पर पेटेंट लेके रखा है कि भारत के बाहर कोई स्प्रे करेगा तो उनको रॉयल्टी जाएगी। हमको छूट दे दी हिंदुस्तानियों को कि आप कर सकते हो, ठीक है। ये दवाई दुकान पे मिलती नहीं, इसलिए इसका प्रचार कम होता है। मिट्टी आपके खेत के पास में, जहाँ कल्टीवेटर नहीं किया, वहाँ की 5 फीट गहरा मिट्टी निकाल लो,
और स्प्रे कर लो, किसी भी फसल में काम में आएगा। अगर इसको आपने अमावस्या और पूर्णिमा को किया तो 4 गुना ज़्यादा काम में आएगा। अमावस्या पूर्णिमा को करते हैं तो ज़्यादा रिजल्ट आता है। यह काम करता है सभी तरह के रस चूसक कीट, सभी तरह के इल्ली, तुड़तुड़ा, मक्खी, महुआ को भगाने के लिए, मारने के लिए नहीं, भगाने के लिए। और इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन है। अगर हम कपास की बात करें तो कपास का पौधा लगाने के बाद हर 7 दिन में इसका स्प्रे किया, आखिरी 10 दिन में स्प्रे किया तो न खाद डालने की ज़रूरत है न दवाई डालने की ज़रूरत है, इसी से कपास पक जाता है और 10 से 15 क्विंटल का उत्पादन देता है। अगर उसकी टॉपिंग करी, 3D टॉपिंग करी कपास की और डिस्टेंस पर लगाया और थोड़ा सा उसको फर्टिलाइज़र दिया तो मैंने 35 कुंटल का कपास 1 एकड़ पे पकाया है। 1 एकड़ पे 35 कुंटल का कपास मैंने पकाया है ट्रिलिंग करके। जैसे कपास बड़ा होता है 1.5 फीट की हाइट पर सिर तोड़ना है, फिर 2.5 फीट की हाइट पर उसके सबके सिर तोड़ना है, फिर 3.5 फीट की हाइट पर, 4 फीट की हाइट पर फिर सबके सिर तोड़ना है। तो जो ब्रांच है वो ऐसे पतले की बजाय मोटी 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 और आखिर में मोटी होती है। और मोटी ब्रांच पर जो बॉन्ड लगता है उसमें जो उसका दाना बनता है काकड़ा, उसमें वजन आता है। छोटी सी टेक्निक है ये। डिस्टेंस आपको कपास का बढ़ा के रखना पड़ेगा अगर अच्छा उत्पादन लेना है। कम से कम 7 फीट और प्लांट टू प्लांट 2 फीट। 7/2 से नीचे कपास लगाना ही नहीं है। ड्रिप से लगाओ या फ्लड से लगाओ। 1.5 फीट की हाइट से टॉपिंग चालू करना है। हाँ, पौधा 1.5 फीट का हुआ तो उसका सिर तोड़ना है तो उसकी ब्रांच आएगी। वो एक छोटी सी टेक्निक है कि उस ब्रांचिंग में आप फल कैसे बिठाओगे। मेरे कपास का एक पूरा सेशन है। 1.5 फीट की हाइट पर सिर तोड़ा, 1.5 फीट की हाइट पे सिर तोड़ोगे तो ऐसे 4 ब्रांचेस आएगी। ये ब्रांच 4 निकल के जाएगी 2.5 से 3 फीट पर। अब ये जब 2.5 से 3 फीट पे गई तो फिर आपको इनका सिर तोड़ना है। अब यहां से ब्रांच निकलेगी तो ये पौधा ऐसे डिजाइन होगा ये। और तीसरा सिर तोड़ना है इनका। तो अब ये ऐसा फैला हुआ दिखेगा और अंगूठे जैसी ब्रांच पर आपका बॉन्ड लगा तो वो सड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं। और 1.5 फीट की हाइट से तोड़ोगे तो नीचे का तना मोटा होगा। और डिस्टेंस रखोगे 7 फीट की तो अंदर तक, यहाँ तने तक धूप घुसेगी और यहाँ तक धूप आएगी तो नीचे के फल सड़कर गिरेंगे नहीं। कपास आप जो भी लगाते हो 5/1 पर मैक्सिमम मुझे लगता दिखता है ना। दिवाली के पहले जो बारिश होती है और जब हमें माल निकाल कर घर लाना रहता है ना, नवरात्रे में हम ऐसे खेत में बैठकर देखते हैं तो नीचे पूरा नंगा दिखता है ऊपर से हम देखते हैं पूरा हरा भरा दिखता है, कलियां, फूल, बोल सब दिखता है। और नीचे बैठ के देखते हैं तो कुछ भी नहीं दिखता है, केवल सोटी, कांडी वो डिस्टेंस का कमाल है। और उसमें अगर मिट्टी का स्प्रे किया तो कोई दवाई डालना नहीं। मिर्च में अगर मिट्टी का स्प्रे किया तो कोई दवाई डालना नहीं। पपाया अगर आप लगा रहे हो तो 7 दिन के होने के बाद पपीता को ऊपर से नीचे से मिट्टी का स्प्रे दो। वायरस आता नहीं, आया तो जल्दी ठीक होता है या बहुत लेट आता है। बट जब हम पेड़ पौधों को स्प्रे करते हैं तो 20 किलो मिट्टी डालना है और हम फ्रूट केयर पर स्प्रे करते हैं तो 5 किलो मिट्टी डालना है। मिट्टी जहां से हमें लेनी है। कब स्प्रे करना सब? हाँ, खूब अच्छे से होगा। हाँ, मिट्टी का स्प्रे करना। इसमें जैसे कमल निकला उसी दिन से स्प्रे करना है, हर 7-7 दिन में। और इसको कमल को जब तोड़ देते हैं 1 महीने की प्रक्रिया में और बंच कवर लगा देते हैं, उसके बाद इसमें स्प्रे की जरूरत नहीं है। शुरू की अवस्था में भी कुछ करना पड़ता है ना स्प्रे? शुरू की अवस्था में मैंने आपको बताया, जब पौधा प्लांटेशन करेंगे, सवेरे जो सेशन लिया था, जब पौधा प्लांटेशन करेंगे तो उसके 45 दिन तक हर 7-7 दिन में मिट्टी का स्प्रे करना है। मैंने बताया था ना सवेरे। तो उससे इसमें इल्ली आएगी नहीं, इसका तना मोटा रहेगा, पत्ता मोटा रहेगा और क्वालिटी वाला पौधा चलेगा आगे।
हाँ, ये एक विषय बचा है फर्टिलाइजर का। आपके पास एनर्जी बची हो तो मैं बताता हूँ। आज पूरा सुन के जाएंगे सर आप। पूरा सुन के जाना है। फर्टिलाइजर का एक विषय हमारा बचा है अभी। हाँ, 40 एकर्स वैसा स्प्रे करने का 20 kg पर 800 kg होना। कितना? 800 kg। इतना नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में कुछ एरर है। नहीं सर 20 kg पूछ रहे हो ना? तो पूरे 20 एकड़ में कितना लीटर पानी जाएगा? अभी नया लग रहा है, नया प्लांटेशन। हाँ, नया प्लांटेशन करना है। केले की बात कर रहे हैं? हाँ केले केले की नई बात कर रहे हैं। तो 1 एकड़ में आपका शुरुआत में जब छोटा पौधा रहेगा तो आपका मैक्सिमम 50 लीटर में 1 एकड़ में काम हो जाएगा। ऐसे फल को जब हम स्प्रे करेंगे तो ये 100 लीटर मैक्सिमम हो गया 1 एकड़ के लिए। 1000 पौधा आएगा 1 एकड़ में और 100 लीटर में ये सारा पौधा पी जाएगा। 40 एकड़ से कितना होता है? 1 एकड़ में 100 लीटर गुणित 40, 1 एकड़ में 100 ग्राम, 40 एकड़ का लगभग 40 केजी। हाँ, 1 एकड़ का 100 ग्राम हुआ, 40 केजी भी नहीं होगा, 4 केजी, 4 kg मात्र 4 केजी होगा। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, आपका कैलकुलेशन एरर है। तो पूरे 40 एकड़ में आप स्प्रे करोगे तो 4000 रुपये में स्प्रे होगा। इतना छोटा स्प्रे होगा। फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे थे। 2 से 3 दिन से ज़्यादा 7 दिन हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप बनाओ ही उतना है कि आप अगले 5 दिन के अंदर उसको स्प्रे करके ख़त्म कर सको। लेबर की आती है प्रॉब्लम आती है सर। हाँ, तो वो रखे तो 7 दिन 15 दिन बाद भी चलेगा, उसका नेगेटिव रिजल्ट कुछ नहीं है। मिट्टी कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी, सबको सोखने वाली है। और इसमें एक पॉजिटिव बात ऐसी है कि जब हम मिर्च में या टमाटर में या बैंगन में जब स्प्रे करते हैं ना, तो हम हर चौथे 5वें दिन स्प्रे लगाते हैं, मार्केट का जो स्प्रे लाते हैं। और हर स्प्रे पिछले स्प्रे से महंगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि पुराने का असर चले गया है। जब एक स्प्रे आपने अपना मनपसंद किया और एक स्प्रे बाद में मिट्टी का डाल दिया, फिर आपकी मर्जी का स्प्रे, फिर एक मिट्टी का स्प्रे, जब ऐसा करते हैं तो आपका पुरानी दवाई का रेसिड्यू बनता नहीं, उसका रेजिस्टेंट बनता नहीं, टूटते जाता है, उसका हार्मफुल केमिकल झड़ते जाता है जब आप मिट्टी का स्प्रे करते हैं। तो पहली एंट्री आपको करना है, जो भी स्प्रे चल रहा है, एक स्प्रे मिट्टी का, कॉन्फिडेंस नहीं आया तो एक मनपसंद स्प्रे, जो भी दवाई अच्छी लगती है, फिर एक मिट्टी का, फिर एक मनपसंद। तो हम एक कॉम्बिनेशन पर जाएंगे और कम से कम आधा पैसा कर पाएंगे। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर केवल मिट्टी का स्प्रे। आपके अनार में, हम राजस्थान में केवल मिट्टी का स्प्रे करते हैं, कोई दवाई डालते नहीं। हमारे यहाँ पे भी अनार लगाए थे, 6-7 किसानों ने लगाए, 4 से 5 साल तक रखे, बिना उसका फल तोड़े उखाड़ के फेंक दिए। तो ये ऐसी काली मिट्टी में टेक्निक बहुत चेंज हो जाएगी। ऐसा मिट्टी में गोवर्क है ना, हाँ गोवर्क का अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, अनार का ज़्यादा नाइट्रोजन गो अर्क में नाइट्रोजन नहीं है, गोमूत्र डाला तो नाइट्रोजन है। गो अर्क कैसे बनता है और हम जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? आपका देसी गाय का गोमूत्र, जो गाय, एक और काम की बात है, देसी गाय का गोमूत्र, जो गाय बिहाई नहीं है बट गाय बन गई है, बछड़ी जो बच्ची नहीं है और शादी भी नहीं हुई जिसकी, बछड़ी, उसका गोमूत्र सवेरे सवेरे का लिया, उसको आपने कांच की बोतल में धूप के सामने रखा 45 दिन। वही गोमूत्र ऐसा है जो सूर्य की रोशनी को सोखता है। तो सूर्य की रोशनी में जब देसी गाय का गोमूत्र रखते हैं तो वो मोटा होता है, शहद के जैसे गाढ़ा होता है, एनर्जी को सोखता है। उस गोमूत्र को जब आप अर्क के रूप में बनाते हो, एक भट्टी में हमने उसको गर्म किया, बॉईल किया, उसका दूसरी जरिए नलिए से उसका भाप अलग जगह पे गया, अब वो वापस लिक्विड बना, भाप बनने के बाद, तो ये हो गया अर्क। ये अर्क जब आप डालते हो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम वाइसेनोमेटा के साथ में, तो ये बहुत कम मात्रा में है। ये जस्ट इतना है कि आपके नेगेटिव बैक्टीरिया को हटाएगा, इसमें नाइट्रोजन नहीं है, और वो बहुत कम पानी के साथ जाएगा। ये प्रमाण आपका 100 लीटर पानी में 100 ग्राम,
1% का, तो बहुत कम कॉन्सेंट्रेट हो गया और पानी की मात्रा बहुत हो गई। तो आपके केले में या आपके अनार में नाइट्रोजन जाएगा नहीं, केवल नेगेटिव जो भी डेटाज हैं उसको हटाएगा। फर्टिलाइजर का एक विषय बचा है, फर्टिलाइजर की बात करें। एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जो भी फर्टिलाइजर है केले में कैसा लगता है? केले में लगता है 50 टन आउटपुट के लिए 50 टन केला अगर लेना है तो एनपीके क्या लगेगा, कैसे देना चाहिए और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। 50 टन केला मार्केट में जाएगा एक क्रॉप को, नहीं तो 3 एक क्रॉप, 1 एकड़ से भी 50 टन ले सकते हो, 1 हेक्टर से भी 50 टन ले सकते हो। अगर आपका एक पौधे पर 20 किलो का वजन आ रहा है तो 1 हेक्टर से 50 किलो आएगा, 50 टन आएगा सॉरी, और एक पौधे से 50 किलो लिया तो 1000 पौधे 1 एकड़ में, तो 50 टन 1 एकड़ में आएगा। जब केला मार्केट में 50 टन जाता है तो वो मिट्टी से उठाता क्या है, वो मैं चीज बतला रहा हूं। नाइट्रोजन आपका 300 केजी, फास्फोरस आपका 65 केजी, पोटेशियम आपका 900 केजी। ये साइंटिफिक डेटा है जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि 50 टन केला मार्केट में जाएगा तो जमीन से उसने कितना एनपीके उठाया। अभी यूरिया, डीएपी, पोटास की बात मैंने नहीं करी, ये बात है शुद्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जो यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अभी इसके बाद में आता है सेकंड एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। कैल्शियम लिंक करता है पोटास को, तो जितना पोटास जाएगा उसका 10% कैल्शियम जाएगा, तो आपका केले का कॉम्बिनेशन एकदम ठीक है। जितना फास्फोरस जाएगा उसका 20% मैग्नीशियम जाना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट है, अपटेक होना चाहिए। जितना फास्फोरस जाएगा उसका 10% सल्फर जाना चाहिए। ये केले का कॉम्बिनेशन है, ये सूत्र है कि केले में कितना एनपीके और कितना कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जाएगा तो 50 टन आउटपुट आएगा। अभी इसमें हम किस फॉर्मेट में डाल रहे हैं, वो जाना कितना चाहिए और मेरे खेत में मैंने डालना कितना चाहिए, ये बातें अब विषय इससे कैलकुलेशन करने की है। इसके आगे बढ़े हम अगर, तो एनपीके काम कैसे करता है और मुझे खेत में कैसा चाहिए, समझ में आया ये? अब एनपीके काम कैसे करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन किसी भी पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, हाइट बढ़ाता है। हाँ, आज हमने यूरिया डाला, कल पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा कि बढ़ोतरी हो गई। ये जितना डाला 50% लगेगा और 50% फिक्स होगा या उड़ जाएगा धूप में या लीच हो जाएगा पानी में, लगेगा लगभग 50% के लगभग। अभी फास्फोरस हमने जितना डाला ये 20% लगता है और 80% तक फिक्स होता है। और ये लगता कब है? आज डाला 2 तारीख को तो 30 तारीख तक लगेगा, अगले 90 दिन तक लगता रहेगा। 25 से 28 दिन बाद लगता है फास्फोरस और 90 दिन तक लगता रहता है। लगता कितना है? मात्र 20%। तो ये ऐसा द्वंद्व है कि किसान के लिए सबसे बड़ी गड़बड़ी है। फास्फोरस करता है क्या है? जड़ों का विकास, तने की मोटाई, फल की मोटाई। किसी भी फसल में फल, फूल, बोल फास्फोरस लाएगा, जड़ों का बढ़वार फास्फोरस करेगा, तने की मोटाई फास्फोरस लेके आएगा। डीएपी में जो 1846 आता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और पोटास 0। तो जो 46% है ये फास्फोरस है, लगेगा कितना? 20%। पोटास क्या काम करता है? ये जितना भी खाद रखा हुआ है इसको ट्रांसपोर्ट करता है, नीचे से उठाकर पौधे के हर हिस्से में ले जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है।
पत्तों से फल में ले जाएगा, फल से ब्रांच में ले जाएगा, जड़ों से तने में लाएगा। ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है पोटास। दूसरा काम करता है रोगों से लड़ने की क्षमता। पौधे को बीमार नहीं पड़ने देगा पोटाश। पोटाश लगता कैसे है? आज डाला तो 28 से 30 दिन में लगेगा, 90 दिन तक लगेगा, 35% लगेगा, 65% फिक्स होगा। जब जब पोटाश खेत में जाएगा जमीन का पीएच बढ़ाएगा। और केले में कॉम्बिनेशन नाइट्रोजन 300 है तो पोटाश 900 है, यूरिया का 3 गुना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और जितना पोटाश दिया उतना पीएच बढ़ेगा तो पौधा दूसरा खाद खाएगा नहीं। अभी कैलकुलेशन बहुत शानदार है। पोटाश देना है, देंगे तो दूसरा खाद खाएगा नहीं। फास्फोरस देना है, 80% फिक्स होगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसके लिए हमारे पास है बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, BFS। भारत में एकमात्र बी किसान ग्रुप है जो BFS अवेलेबल कराता है। जो मैंने बताया 300, 65, 900, 10%, 20%, 10%, ये कॉम्बिनेशन का एक BFS का शेड्यूल है कि मेरे खेत में मुझे कितना खाद डालना है, कब डालना है। इसके लिए अगर आप ये नंबर पर रजिस्टर्ड कराओगे तो आपके चार्ट आपके पास घर पे आएंगे। 9425738222। ये बी किसान ग्रुप का नंबर है। जो बी किसान ग्रुप से जुड़े हैं उनको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, फ्री में कैलकुलेशन आएगा आपके पास केला पपीता का कि मुझे मेरे खेत में कितना खाद कब डालना है, तो इसके मुताबिक कैलकुलेशन होगा। दूसरा, BFS में हम 25-26 प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आपकी ज़मीन कैसे है, पानी कहाँ का है, उसका pH क्या है, उसका कार्बन प्रतिशत क्या है, उसमें पिछले साल कौन सी फसल थी, उसमें मिट्टी का pH, पानी का pH दोनों पूछेंगे। आपका बजट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात। हमने आपसे सारे डेटा पूछा, कैलकुलेशन डाला, पर वो कैलकुलेशन ये भी पूछेगा कि पर प्लांट का क्या फर्टिलाइज़र का कॉस्ट निकालना है। क्योंकि केले में आप 30 रुपये पौधे का खाद खिलाओगे तो भी चलेगा साल भर, आप 50 रुपये पौधे का खाद खिलाओगे तो भी चलेगा, आप 80 रुपये पौधे का खाद खिलाओगे तो भी चलेगा। वज़न थोड़ा कम ज़्यादा आएगा। मैंने जो तरीके बताए हैं अगर वैसे फार्मिंग करोगे तो क्वालिटी तो एक जैसी रहेगी, बट बजट हमारा सबका अलग अलग है ना। तो ये जो BFS का शेड्यूल है ये आपसे डिटेल पूछेगा। हो सकता है कि किसी के खेत में पिछले साल मिर्च लगी थी, अभी केला लगाना है। किसी के खेत में पिछले साल मक्का लगी थी, अभी केला लगाना है। उत्पादन में फ़र्क आएगा ना, मिर्च वाला जल्दी चलेगा, मक्का वाला धीमे चलेगा। तो इसको क्या डोज डालना है वो सॉफ्टवेयर बताएगा, इसको क्या डोज कम करना है। किसी की पीली मिट्टी है उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, किसी की काली मिट्टी है उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा है, तो दोनों का डोज एक नहीं हो सकता। पूरे भारत में जो फर्टिलाइज़र के डोज आ रहे हैं केले में, सिंपल सा एक ही चार्ट आता है। 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 300 ग्राम 1261-0, आधा किलो मैग्नीशियम सल्फेट, एक दिन छोड़कर 1000 पौधे पर डालना है। जो ज़्यादा खाद डालने वाला रहता है उसको बोलते हैं रोज़ ये डालना है। आपने फरवरी में केला लगाया तो भी यही शेड्यूल है, आपने मार्च में लगाया तो भी यही, आपने जुलाई में लगाया तो भी यही, आपने दिसंबर में लगाया तो भी यही। ऐसा होना चाहिए क्या? जिसने जुलाई में लगाया उसका फ्लावरिंग कब आएगा? फरवरी में। ठंड खत्म हो गई और गर्मी चालू हो रही है, जब फ्लावरिंग आ रहा है तो उसके पौधे की कंडीशन अलग है ना। जिसने फरवरी में केला लगाया उसका फ्लावरिंग कब आएगा? बारिश में। बारिश खत्म हो रही है, बारिश चल रही है जब, हाँ, फरवरी का केला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। बारिश चली गई है, ठंडी अभी आएगी, अभी मौसम एकदम बढ़िया है, तो इस दिन उस पौधे को नाइट्रोजन कितना चाहिए, कब चाहिए। ऐसा नहीं होता कि फिक्स्ड एक पर्ची मिले। तो महीना बदल गया तो आपका डोज बदलेगा, जगह बदल गई तो आपका डोज बदलेगा,
आपके खेत का पीएच 5.5 है, आपके खेत का पीएच 7 है, आपका 8 है, तो डोज बदल जाएगा। इन सब के कैलकुलेशन के बाद में भी अगर आपका बजट अलग है तो भी डोज बदल जाएगा, वो भी बड़ी बात है। मेरे कई सारे मित्र ऐसे हैं कि एक ही गाड़ी में पौधा जाता है, एक ही गांव में जाता है, एक ही मेड़ है। एक काका जी का लड़का है, एक मैं हूं, हम दोनों ने पौधा बुला लिया है, बट मेरा बजट 30 रुपये पौधे का है, काका जी के लड़के का बजट 50 रुपये पौधे का है, तो डोज पूरा बदल जाएगा। और हम केले का और पपीता का डोज देते हैं, 365 दिन का चार्ट देते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपके पास 365 दिन का चार्ट आएगा, उसमें बस टिक मारो और फर्टिलाइजर डालो। कब ड्रेंचिंग करना है, कब यूरिया डालना है, कब गोबर खाद डालना है, कब गुड़ गोबर गोमातिर चलाना है, कब स्प्रे करना है, सारा उसमें 365 दिन का लिखा हुआ आएगा। आप कहीं शादी ब्याह में जाओगे 15 दिन, तो खेत में फार्म मैनेजर को बता के जाना है ये चार्ट फॉलो कर 15 तारीख का, इतना ही करना है। क्योंकि ड्रिप आपने लगा दी, ग्राफ आपने वैसा बना लिया, लाइन से लाइन पौधे से पौधे की डिस्टेंस बना दी है, और केला खूब समय देता है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करता। पानी का ध्यान रखना है बस। अब 15 दिन कहीं घूम के आओगे, कोई उसको नाराजगी नहीं है, पानी टाइम पर देना है केले को, और फर्टिगेशन शेड्यूल आपके फार्म मैनेजर को देना है, भैया ये इतना इतना चलाना है। तो BFS का शेड्यूल आपको लेना हो तो ये नंबर है, और इस कैलकुलेशन पर फर्टिलाइजर का डोज आता है। अभी कुछ प्रश्न हैं आपके? और केले को फिर एक दिन के बाद फर्टिगेशन कर रहा है। अगर ड्रिप है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर ड्रिप है और हम ड्रिप की फार्मिंग केले में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो पर डे इरिगेशन, पर डे फर्टिगेशन, वो जो शेड्यूल है कि एक महीने में कितना NPK जाना चाहिए, उसको 30 दिन में डिवाइड करके हर रोज पानी के साथ देना चाहिए, तो कम से कम खाद, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आएगा। बेसल डोज का शेड्यूल भी उस 30 दिन का कैलकुलेशन निकल के आएगा। जब छोटा पौधा बड़ा हो रहा है और हमारे पास ड्रिप से चलाने के खाद की अवेलेबिलिटी कम है, तो हम 15 दिन के 15 दिन का शेड्यूल जो बन रहा है उसको बेसल डोज डाल करके केवल पानी भी दे सकते हैं। वो अवेलेबिलिटी हमें समझनी है, जरूरत ही नहीं है। हम केले की खेती कर रहे हैं और पपीता की खेती कर रहे हैं, तो इसमें वाटर सोल्यूबल का एक दाना लाकर डालने की जरूरत नहीं है। बेसल डोज अपन 15 दिन के 15 दिन डाल सकते हैं। बेसल डोज डाल सकते हैं, बेसल डोज को ही घोलकर ड्रिप में दे सकते हैं। हमारे पास दिक्कत क्या आती है कि DAP हमसे घुलता नहीं, तो ड्रिप में चलाने के लिए हमें 1261 खरीदना पड़ता है। यही सबसे बड़ी दुविधा, इसके अलावा कोई दुविधा नहीं। नाइट्रोजन घुल जाता है, पोटेशियम घुल जाता है, मैग्नीशियम घुल जाएगा, कैल्शियम घुल जाएगा, सब घुल जाएगा। DAP के लिए मैं एक विकल्प बताता हूँ कैसे घोलोगे। घर पे DAP घोलोगे तो 1261 लाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटास को भी जिन जमीनों का pH ज़्यादा है उनको घोलकर देना चाहिए सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट से। जैसे 200 लीटर पानी, इसमें DAP घोलना है, तो DAP का एक सूत्र है, कितना डालोगे किस फसल में ये नहीं मैं बता रहा हूँ, घोलने का कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपको 50 किलो DAP 1 एकड़ में 30 दिन में देना है, तो एक दिन की कितनी हुई? 1.5 से 1.25 किलो एक दिन की। उदाहरण के लिए हम 60 किलो DAP 30 दिन में देंगे तो एक दिन की 2 किलो DAP हुई, है ना। अभी आपको 5 एकड़ में DAP डालना है, आपके 5 एकड़ की फसल है, तो कैलकुलेशन क्या हुआ? 10 किलो DAP। 10 किलो DAP घुल के ड्रिप से पर डे जाना चाहिए। मैं उदाहरण बता रहा हूं, किसी भी फसल का आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। तो 10 किलो DAP घुलेगी कैसे? 100 लीटर पानी, 10% DAP, इसका 10% फास्फोरिक एसिड, 1:10। 100 लीटर पानी, 10 किलो DAP, 1 लीटर फास्फोरिक एसिड। इसको जब घोलेंगे हम, ऊपर नीचे करेंगे, तो DAP का पूरा अर्क निकल के आएगा, घुल जाएगा। DAP में आता है 46%, फास्फोरिक एसिड में आता है 80%। दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो 60% से ऊपर जाएगा। तो ये आपका 1261 जो है वो यही का यही बन जाएगा। 80% वाला जो फॉस्फोरिक एसिड है, वो
फार्म के लिए उपयुक्त नहीं है वो, फार्म ग्रेड का मिलता ही है, इंडस्ट्रियल यूज में ज़्यादा होता है। फार्म ग्रेड का मिलता है। और फास्फोरिक 50% वाला जो आता है हाँ, वो फार्म ग्रेड के लिए होता है। तो फार्म ग्रेड वाला बुलाओ, जो आपके पास अवेलेबल हो रहा है फार्म ग्रेड वाला उसी को यूज़ करो। बट फास्फोरिक एसिड जब हम डालते हैं तो डीएपी का पूरा सरफेक्टेंट तोड़ता है और पानी में घोलता है, और थोड़ा सा रॉक नीचे बचेगा, वो थोड़ा सा रॉक नीचे बचेगा, उसको इकट्ठा करके रखते जाओ। और ये डीएपी का अर्क जो है पानी ड्रिप से चलाओ, तो आपको 1261 लाने की कभी ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो बचेगा इसको 10-20 दिन 50 दिन का इकट्ठा हो जाए तो इसका भट्टी खाद बना लो, गोबर मिट्टी के साथ मिक्स करके 7-8 दिन रखो, उसको फिर खेत में डाल दो। तो ये जो बचा हुआ थोड़ा सा है ये भी पूरा लगेगा, और पानी में हम घोल कर देंगे तो 1261 जीरो की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न बचा है?